जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग, उसके जो इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स हैं उनको, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो समझ लिया था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में आता क्या क्या, एलिमेंट्स क्या हैं डेलीगेशन के, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अथॉरिटी थी, अकाउंटेबिलिटी थी, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे उसके डिफिनीशन और इंपॉर्टेंस और फीचर्स। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन एक टॉपिक है, उसको भी समझ लेंगे और इस क्लास को फिनिश करेंगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली होता क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हमने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो है अथॉरिटी नंबर 1 पे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अकाउंटेबिलिटी। कि पहले तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि किसी को राइट देना, किसी को पावर देना, ठीक है। दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको जिम्मेदारी देना। तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो पहले तो जो है वो आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पहले तो हमने किसी को कोई काम दिया, ठीक है। पहले तो हम किसी को कोई काम ही तो देते हैं, किसी को कोई जिम्मेदारी तो पहले देते हैं कि आपको ये काम करना है। उसके बाद फिर मैंने उससे रिलेटेड उसको कुछ अथॉरिटीज़ दी, कुछ पावर्स दिए, कुछ राइट्स दिए कि हाँ, अगर तुमको इस काम को करने के लिए पैसा चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, ज़्यादा लोग हायर करने हैं तो आप हायर कर सकते हो, ज़्यादा लोग हैं अगर आपको हटाने हैं तो आप हटा भी सकते हो, है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं अथॉरिटी में, ठीक है। कि आप किसी को ऑर्डर भी दे सकते हो और कुछ डिसीजंस है वो आप खुद से ले सकते हो। ये सारी चीज़ें अथॉरिटी में आती है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, जिम्मेदारी, कि हाँ आपको ये काम करना है। अब किसी ने मेरे को कोई काम दिया कि आपको ये काम करना है, तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी ना, ठीक है ना। अब उस काम को कंप्लीट करने के बाद उसका रिस्पॉन्स जो है, उसका जो आंसर है वो देना अपने सुपीरियर को, जिससे कि हमको वो काम मिला है। वो क्या है, वो है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदारी। अब हम समझते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के मीनिंग। तो मीनिंग तो हमने समझ ही लिया कि वही है कि असाइनिंग वर्क, ठीक है। इट मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में यानी कि सारा कुछ आता है। अथॉरिटी का मतलब क्या है कि जिम्मेदारी, जवाबदारी, सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले बात असाइन करना काम को, ठीक है, काम को देना, असाइन करना लोगों को, एंड गिविंग देम अथॉरिटी, और फिर उनको अथॉरिटी देना कि हाँ आप इस काम को करने के लिए ऐसे ऐसे राइट्स आपके पास हैं, ऐसे ऐसे पावर्स आपके पास हैं, ठीक है ना। तो यही इसमें है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सिर्फ इतना ही है कि लोगों को पहले तो काम देना, फिर उस काम से रिलेटेड जो भी उनके पास राइट्स एंड पावर्स होने चाहिए जिससे कि वो काम सही से हो जाए, वो सारे उनको दे देना। दैट इज अथॉरिटी, ठीक है। इट मीन्स ट्रांसफर एंड पासिंग द अथॉरिटी टू अ पर्सन फॉर कंप्लीट टास्क। उनको ट्रांसफ़र करना अपनी अथॉरिटीज़ को, ठीक है, जिससे कि उनका जो काम है, उनका जो वर्क है, टास्क है, वो कंप्लीट हो पाए, ठीक है। तो एक जो सुपीरियर होता है ना, वो हमेशा अपना, उसके पास जितनी अथॉरिटी होती है ना, उसका कुछ हिस्सा ही वो डेलीगेट करता है, क्योंकि पूरी अथॉरिटी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी अकाउंटेबिलिटी कोई डेलीगेट नहीं करता, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरे जो सुपीरियर है, मेरा जो बॉस है, ठीक है, उन्होंने मेरे को कोई काम दिया कि आपको ये काम करना है, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी होगी, कुछ राइट भी दिए, कुछ पावर्स भी मेरे को दी, अकाउंटेबिलिटी, वो अथॉरिटी होगी। उसके बाद मेरे को बोला कि आपको ये काम करके मुझको बताना है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी होगी। अब वही काम मैं अपने सबऑर्डिनेट से करवाऊंगा, तो अपने जो मेरे जितनी मेरे को अथॉरिटी मिली है, ठीक है, अब उसका कुछ हिस्सा मैं अपने सबऑर्डिनेट को दूंगा कि आप इस काम को करो। उसके बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दूंगा और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको दे दिया तो मैं बिल्कुल फ्री हो गया, नहीं। वो मेरे को जवाब देगा, उसके बाद मेरे को भी तो ऊपर आंसर देना है, तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हो सकता अपनी अथॉरिटी से, ठीक है। तो अब आता है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। प्रोसेस क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का प्रोसेस? तो फर्स्ट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले तो उसको काम देना, काम को असाइन करना, काम देना किसी को। उसके बाद फिर क्या करना, फिर अथॉरिटी को ग्रांट करना, ठीक है, फिर अथॉरिटी उसको देना। उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदारी है, उसको फिक्स करना कि अब इस काम को करने के बाद तुमको मेरे को रिजल्ट भी बताना है कि क्या आया इसका रिजल्ट, ठीक है। ये है प्रोसेस पूरा। तो जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर काम कम होगा और पावर्स ज़्यादा होंगी तो लोग अपनी पावर्स का मिसयूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर काम ज़्यादा है और पावर्स कम है, अथॉरिटी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो वो काम एक इफेक्टिव वे में और इफ़िशिएंट वे में हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि किसी इंसान को अगर कोई काम करने के लिए उसको जो चीज़ें चाहिए, अब उसको पैसा चाहिए, लेकिन अब उसके पास राइट ही नहीं है, पावर ही नहीं है कि वो उतना पैसा यूज करे उस काम को करने के लिए, तो वो काम हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। अब आता है फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। तो फीचर्स में क्या है, ओनली अ पार्ट ऑफ अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, कि जो पार्ट है, अथॉरिटी का जो पार्ट है, कुछ हिस्सा ही वो डेलीगेट कर सकते हैं। अगर इतना उनको मिला है, पूरा अथॉरिटी मिला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो वो कुछ कुछ हिस्सा ये वाला जो है वो दे देंगे अपने
सबॉर्डिनेट को बाकी सुपीरियर रखेगा, ठीक है, कुछ हिस्सा ही दे सकते हैं, पूरी नहीं दे सकते। फिर अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू सबॉर्डिनेट, अब ये तो पता ही है कि सुपीरियर्स अपने सबॉर्डिनेट को, एक इंसान अपने नीचे वाले इंसान को, अपने जूनियर को हमेशा पावर्स एंड राइट्स देता है, क्योंकि सबॉर्डिनेट जो इंसान नीचे बैठा है वो थोड़ी ना अपने ऊपर वाले को देगा, वो तो अकाउंटेबिलिटी देगा, ठीक है, वो जवाब देगा, उसकी जवाबदारी के ऊपर उसको आंसर देना है। लेकिन अथॉरिटी नीचे को फ्लो करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड को चलती है, ऊपर की तरफ चलती है, ठीक है। क्या है, इट इज़ फॉर डिस्चार्ज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी असाइंड, कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि दी गई हैं, उनको हम लोग कम कर सकें और हम कुछ अच्छी जगह पे फोकस कर सकें, ठीक है। यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, तो हमने कुछ काम अपने नीचे वाले लोगों को दे दिया, जिससे कि हमारा बर्डन कम हो गया, अब हम और कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इट क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पहली बात तो अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करती है। फिर है सुपीरियर कैन डेलीगेट अथॉरिटी ओनली व्हेन ही हिमसेल्फ पोजेसेस दैट, ठीक है। यानी कि एक सुपीरियर, एक कोई भी इंसान किसी को तभी तो अथॉरिटी देगा, कोई भी इंसान कभी भी किसी को जब अथॉरिटी या पावर जब ही दे पाएगा जब उसके पास खुद वो पावर्स होंगे। अब मेरे पास कोई अगर पावर ही नहीं है तो मैं कैसे किसी को पावर दे सकता हूँ, ठीक है। जब मेरे पास खुद कोई पावर होगी तभी तो मैं दूसरे को दे पाऊंगा। इसमें यही बताया गया है कि एक सुपीरियर अथॉरिटी को डेलीगेट जब ही कर पाएगा जब उसके पास खुद वो राइट होगा, खुद वो पावर होगी, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस में आता है फर्स्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट में क्या आता है कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो एक मैनेजमेंट को बहुत ही इफेक्टिव बनाती है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है ना, जो पूरा मैनेजमेंट बैठा है, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट्स और बहुत सारे लोग, वो उनके पास बहुत सारा काम है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है। लेकिन जब वो अपनी कुछ अथॉरिटीज़, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट कर देते हैं, अपने मैनेजर्स को दे देते हैं, तो उससे उनके ऊपर जो काम होता है ना, उनके ऊपर जो बर्डन होता है बहुत सारे काम का, वो कम हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से जो टॉप लेवल है ना, वो और मैन एरियाज़ पे, जो मैन सेंट्रल एरियाज़ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, वो उन पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई नई पॉलिसीज़ लेके आ सकते हैं, नई ऑब्जेक्टिव्स अपने बनाएँगे, लेकिन अगर वो छोटे ही कामों में घुसे रहेंगे तो कैसे काम करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें हमारी फैमिली की, हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हमारे जो पापा हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब वो पूरा घर का जो है बोझ उन्हीं के तो ऊपर है, लेकिन क्या करते हैं वो कि कुछ छोटे-मोटे काम उन्होंने हमको भी दे दिए कि हाँ बेटा, अगर घर में सब्ज़ी नहीं हो तो आप लेने जा सकते हो, है ना? आप इतना रुपए ले लेना, सब्ज़ी ले आना, या कोई और चीज़ है जो आप ले आना, ठीक है। लेकिन जो मेन काम है वो वही देखते हैं। तो ये तो काम है, लेकिन अगर सारा बोझ उन्हीं के ऊपर होगा तो उनको प्रॉब्लम होगी ना। इसी वजह से वो अपना काम बाँट देते हैं। तो ऐसा ही इसमें होता है कि अगर एक इंसान है, उसके पास 10 काम है, उसके अंदर अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसने उन 10 कामों को इन सभी को दे दिया, ठीक है? सबको 2-2, 2-2 दे दिए, ठीक है? अब ये क्या करेंगे, सब अपना काम करेंगे, उसका काम हो रहा है। अब वही इंसान के पास कुछ काम नहीं है, वो अब नए-नए जो चीज़ें हैं, उन पर फोकस कर सकता है, ठीक है? फिर है एम्प्लॉयी डेवलपमेंट। एम्प्लॉयी डेवलपमेंट में क्या है, एम्प्लॉयी डेवलपमेंट में है कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ना, वो एम्प्लॉइज़ का डेवलपमेंट भी कराती है। क्योंकि यार जब वो जो मैनेजर्स होते हैं, जो सुपीरियर्स होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट को काम देते हैं, ठीक है? अब उन लोगों को काम दिया कि आपको ये काम करना है, उनके पास ज़िम्मेदारी है। अब वो उस काम को करने के लिए अपने टैलेंट को यूज़ करते हैं, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं, जिससे कि वो चाहते हैं कि मैं इस काम को बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट वे में इस काम को करके रिजल्ट अपने सुपीरियर्स को दूँ, जिससे कि उनको एप्रिसिएशन मिल सके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग स्कूल्स में पढ़ते हो, आप लोग क्लास में पढ़ते हो, अब आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, सर उनको कोई भी काम देते हैं, वो टाइम पे करके लाते हैं, तुरंत हर काम करते हैं, सर कितना खुश होते हैं। तो आगे जाकर क्या होता है कि सर उन्हीं को मॉनिटर बना देते हैं, या कुछ हेड बॉयज़ या कुछ भी बना दिया, तो वही तो निकल के आता है। तो एक जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, एक जो बिज़नेस है, उसके जो लीडर्स हैं, नए-नए लीडर्स, नए-नए मैनेजर्स, कौन बनेगा? वही लोग बनेंगे जो उस काम को अच्छे से कर रहे हैं। आप किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे थे, ठीक है? एक इंसान था जिसको कि वो प्रोडक्शन मैनेजर रोज़ बहुत ही अच्छे-अच्छे टास्क देता था, वो पूरा काम अच्छे से करता भी था। तो आगे जाके जब प्रोडक्शन मैनेजर की लाइक हट गया या वो वहाँ से चला गया, छोड़ दी उसने नौकरी, तो उसके बाद अब क्या होगा? अब जो टॉप लेवल है तो वो उसी बंदे को उठा के बैठाएगा कि हाँ भाई, आप काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, आपकी नॉलेज इस चीज़ में बहुत है ना? तो यही है कि इससे जो डेवलपमेंट है ना एक एम्प्लॉयी का, वो होता है, क्योंकि एम्प्लॉयी के पास एक अपॉर्च्युनिटी होती है जिससे कि वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं मैनेजमेंट को, जिससे कि वो अपनी स्किल्स, नॉलेज को यूज़ करके उस काम को करते हैं, ठीक है? तो इससे डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आज अगर किसी इंसान के पास कुछ काम ही नहीं होगा, तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? अब जैसे मैं हूँ, मेरे को कोई काम ही नहीं दे रहा, बस मैं फ्री में घूम रहा हूँ इस दुनिया में,
तो मेरे पास ना कोई स्किल है ना कोई नॉलेज है, तो मेरा डेवलपमेंट ही नहीं होगा, मैं तो ऐसे ही घूमता रहूँगा, है ना। फिर है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या आता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि देखो यार, मोटिवेशन कैसे मिलता है, देखो, जब किसी सुपीरियर को, मैनेजर को, अपने सबॉर्डिनेट पर जब उसको ट्रस्ट होगा ना, तभी तो वो उस काम को देगा। एग्जांपल, जैसे कि हमारी शॉप है, अब हमारी शॉप पर 2 लोग और काम करते हैं, ठीक है। अब मुझे कहीं बाहर जाना है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जो 2 वो इंसान हैं, बहुत ही अच्छे हैं, उन पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। तो आप देखो ना कि ज कब कहीं पर कोई लोग चले जाते हैं, जो मालिक होते हैं अपने बिज़नेसेस के, वो बाहर चले जाते हैं, तो वो अपने कर्मचारियों पर वो काम छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत ही लॉयल हैं, बहुत ही अच्छे से उस काम को करेंगे। कोई भी लाइक जो गलत चीज़ें वो नहीं होंगी वहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या है, वही तो ट्रस्ट है। अब जब एक एम्प्लॉय के ऊपर उसका सुपीरियर, उसका मैनेजर ट्रस्ट करता है, उसके ऊपर सारा कुछ छोड़ के जाता है, इतना रुपया, सारा कुछ जो प्रॉपर्टी है छोड़ के जाता है, तो उसको भी कुछ अच्छा लगता है कि ना हाँ यार, कि हमारे बॉस को कितना भरोसा है हमारे ऊपर। तो इसी से उसको मोटिवेशन मिलता है, वो अच्छे से काम करता है, क्योंकि एक मैनेजर जब भी अथॉरिटी देगा, जब उसको ट्रस्ट होगा अपने लोगों पे। अब वो ट्रस्ट होगा तो वो अच्छे से काम करेंगे, सभी एक साथ मिलके काम करेंगे, तो गोल भी अचीव होगा, ठीक है। तो मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि मोटिवेशन एक क्या चीज़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट से मिलती है, कि अगर आप किसी इंसान की रिस्पेक्ट करोगे तो उसे अच्छा लगेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर किसी इंसान की जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो काम कर रहे हैं बिज़नेसेस में, अगर उनकी जो रिस्पेक्ट ही नहीं होगी अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन में, वो तो यही सोचेंगे ना कि यार हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, हम तो फालतू में काम कर रहे हैं, कोई हमें कुछ समझ ही नहीं रहा है ना। इससे क्या होगा, उनके अंदर डिमोटिवेशन आएगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अब देखो भाई, सभी के पास अपनी-अपनी अथॉरिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सब अपनी-अपनी पावर्स को यूज़ करके अपने-अपने काम को कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो काम कर रहे हैं, उनके पास अच्छी स्किल्स आएँगी, नॉलेज आएँगी, ठीक है, आगे जाके वो अच्छे लीडर बन सकते हैं। उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, एक्सपीरियंस उनके पास बहुत है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ट्रेंड हो चुके हैं। आप कोई भी, कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव आया, कोई नया प्रोजेक्ट बनाया बिज़नेस ने, ऑब्वियस सी बात है ना कि सारे लोग मिलके वो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे। तो इसी वजह से तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो होगी, क्योंकि जो बिज़नेस है वो किससे चलता है, लोगों से चलता है। अब जिसके लोग बहुत अच्छे हैं, लोग वो ट्रेंड है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, स्किल है, तो वो बिज़नेस आगे जाएगा, ठीक है। तो जो ग्रोथ है वो तो बनी रहती है अगर लोग वहाँ के अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, एम्प्लॉइज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉइज़ के पास स्किल अच्छी है और एम्प्लॉइज़ जो है वो मोटिवेटेड है, कॉन्फिडेंस है उनके पास, तो ग्रो तो होगा बिज़नेस। फिर है मैनेजमेंट हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या है कि जो एक लाइक जो रिलेशन की बात करें कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, जो रिलेशंस हैं वो सारे कुछ बने रहते हैं, ठीक है। अब टॉप लेवल ने कोई ऑब्जेक्टिव निकाला, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसके बाद उन्होंने अथॉरिटी दी, ठीक है। अब उस काम को करवाने के लिए उन मैनेजर्स ने अपने एम्प्लॉइज़ से, अपने फोरमैन से, अपने सुपरिटेंडेंट से, अपने सुपरवाइज़र से उनको अथॉरिटी दी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ठीक है। अब उनके बाद वो जब काम करवा लेंगे वर्कर्स से, तो वर्कर्स किनको देंगे, फोरमैन को रिजल्ट देंगे और जो फोरमैन है वो अपने मैनेजर को देगा और जो मैनेजर है वो अपने टॉप लेवल को देगा, है ना। तो यही तो है कि हायरार्की बनी हुई है, सब जो है रिलेशन एक टॉप टू बॉटम पूरा बना हुआ है। सभी को पता है कि मुझे किसको ऑर्डर देना है और किससे मुझे ऑर्डर लेना है, किसको मुझे रिपोर्ट करना है और किससे मुझे रिपोर्ट लेना है। पूरा एक हायरार्की बना हुआ है मैनेजमेंट। फिर है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पर यही है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि इंटीग्रेट द इंडिविजुअल एफर्ट्स और इंटीग्रेट द ग्रुप एक्टिविटीज, यानी कि जो भी एक डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इस सभी एक्टिविटीज को एक साथ लेके आना, उन सभी लोगों के जो भी एफर्ट्स हैं उनको एक साथ लेके आना गोल को अचीव करने के लिए। अब यहाँ पर जब अथॉरिटी दी गई है तो सब लोग एक साथ काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी को अपना अपना काम पता है कि मेरा काम क्या है, मेरे पास पावर्स क्या है, राइट्स क्या है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर ने कुछ काम अपने किसी और एम्प्लॉय को दिया है, कुछ काम किसी और को दिया है, ठीक है। टॉप लेवल ने बताया सारे को क्या क्या करना है ना। तो वहाँ पर डुप्लीकेशन वर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी के पास अपना अपना काम है, सब अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करके अपने अपने काम कर रहे हैं। अब ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उन्हीं के पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिनके पास नॉलेज है, स्किल है, तो रिसोर्सेज वेस्टेज होने का कोई वहाँ पर चांस ही नहीं होता, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से बना रहता है, क्योंकि सब एक दूसरे को देख के चलते हैं, ठीक है। किसी ने किसी को कुछ काम दे दिया,
वो कर रहा है, उसी इंसान ने दूसरे को कुछ और काम दे दिया। सब एक दूसरे को देख दाख कर सही से उस गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यही तो है बेटर कोऑर्डिनेशन, कि सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं एक गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो यही था गाइज हमारा पूरा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें क्या, अगर बात करें यहाँ पर ग्रांटिंग अथॉरिटी में, तो आप इसमें समझ लो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। पहला तो राइट दिया जाता है कि स्पेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, कि पहला तो राइट दिया जाता है कि हाँ आप इतना पैसा यूज कर सकते हो, है ना। आप किसी भी इंसान को हायर कर सकते हो, अगर कम लोग हैं तो ज़्यादा ले सकते हो, अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप हटा सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो, ऑर्डर्स दे सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं अथॉरिटी में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि हम अथॉरिटी को डेलीगेट क्यों करें। मुझे नहीं करनी, मेरी मर्जी है, मेरे पास जो राइट्स है मैं अपने पास रखूंगा, मैं क्यों दूँ। ये लोग हैं कौन जो मेरे से अथॉरिटी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, अपना काम करेंगे, कौन है ये लोग, बताओ। अब यही तो बताया गया इसमें कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्यों करते हैं। तो पहला और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न वो है रिडक्शन ऑफ बर्डन, कि जो बर्डन है किनके ऊपर, हायर लेवल के ऊपर, टॉप लेवल के ऊपर, जो भी टॉप लेवल है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के टॉप लेवल कौन हो गए, फॉरमैन, सुपरवाइजर्स, उनके प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, वो हो गए सारे, ठीक है। तो यही तो उनका बर्डन कम हो जाता है, वो और चीज़ों पे और नए नए एरियाज पे फोकस कर सकते हैं। फिर है क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जल्दी लिए जा सकते हैं जब उनको दी है पावर, उनको दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको दी है अथॉरिटी, तो वो समझेंगे कि हाँ इस काम को करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, तुरंत वो वहाँ पे डिसीजन लेंगे और तुरंत काम आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो उनके पास क्योंकि पावर है, राइट है, इसलिए तो डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ही क्विक होती है। मोटिवेशन भी होता है, ट्रेनिंग भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है, वो हमने यहाँ पे पढ़ ही ली है, ठीक है। फिर है इन्हेंसमेंट ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, ये देखो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। जो इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो एकदम इफेक्टिव हो जाता है, उसका जो मैनेजमेंट का जो इफेक्टिवनेस है ना वो भी इनहेंस होती है, वो नए नए एरियाज में फोकस कर सकते हैं, बर्डन पे कम हो जाता है इस वजह से, ठीक है। बेटर ह्यूमन रिलेशन, ये आ गया यहाँ से कोऑर्डिनेशन से और हायरार्की से, कि सभी सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट के बीच एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है। एक ह्यूमन रिलेशन जिसे कहते हैं, इंसानियत होती है कि सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, और भरोसा वो इंसान बना के भी रखता है, उसके बाद उसको काम देता है, वो इंसान काम करता है, अच्छे से रिजल्ट उसको देता है और गोल को अचीव करता है। तो यही तो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो गाइस ये जो हमारा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कंप्लीट हो गया। अब एक टॉपिक और रह गया है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। हम उसको भी समझते हैं और इस क्लास को ख़त्म करने के साथ साथ इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चलो तो हम लोग समझते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम लोग देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। कि सेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हमारी जो लास्ट क्लासेस से हमने समझ लिया था कि सेंट्रलाइजेशन वो होता है जिसमें सारे डिसीजन, सारे पॉलिसी मेकिंग और जो भी डिसीजन मेकिंग्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, सारा कुछ जो अथॉरिटी का है वो सारा कुछ जो है वो टॉप लेवल के हाथ में रहता है, ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ये है कि सारे जो माइनर डिसीजंस होते हैं वो सारे डेलीगेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। सभी को दे दिया जाता है कि हाँ तुमको अपने अपने डिसीजंस ले सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। बट जो मेजर डिसीजंस है वो टॉप लेवल अपने हाथ में रखता है, पॉलिसी बनाना, ऑब्जेक्टिव्स बनाना, वो सारे अपने हाथ में। बाकी रॉ मटेरियल खरीदना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे वो डेलीगेट कर देते हैं, ठीक है। तो यही है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन इज व्हाट, सेंट्रलाइजेशन मीन्स concentration or retention of authority for डिसीजन मेकिंग एट द टॉप लेवल इन द मैनेजमेंट। जो भी डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, वो सारा कुछ जो भी है वो सब टॉप लेवल के हाथ में रहता है इसमें, ठीक है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल दी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इसमें एक सिस्टमेटिक वे में हर काम होता है, सारा कुछ जो अथॉरिटीज़ हैं वो सारी कुछ डेलीगेट कर दी जाती हैं, जितनी भी लेवल है सभी में, टॉप लेवल में जो है, मिडिल लेवल में भी और लोअर लेवल में भी, फोरमैन में, सुपरवाइजर्स में, मैनेजर्स में, सभी में वो सारी कुछ अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट कर दी जाती हैं, ठीक है। तो यही है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बस इतना समझ लो कि सारी अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जहाँ सारा कुछ काम टॉप लेवल करता है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। जहाँ माइनर जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो सारे कुछ डेलीगेट कर दिए जाते हैं, वो आता है डिसेंट्रलाइजेशन में, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अगर बात करें तो फर्स्ट है डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स,
डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स, इसमें ये होता है कि जो भी काम वगैरह हैं वो सारे सबॉर्डिनेट्स को दे दिए जाते हैं। उनको बोल दिया जाता है, उनको पूरी टोटली फ्रीडम दे दी जाती है कि आपको जो भी जजमेंट, जो भी डिसीजंस लेने हैं वो आप खुद अपने हिसाब से ले सकते हो, अपने काम को कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जो भी कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपके काम में है तो वो सारे कुछ आप सॉल्यूशंस निकालो, अपने काम को करो। तो इससे ये होता है कि जो भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके अंदर एक पोटेंशियल होता है, उनके पोटेंशियल, उनकी कैपेसिटीज़, उनकी एबिलिटी, उनकी स्किल के बारे में सुपीरियर्स को भी पता चल जाता है कि हाँ, इस बंदे में कुछ जानकारी, इस बंदे में कुछ स्किल है, ठीक है ना? क्योंकि जब अगर आप किसी को कुछ काम ही नहीं दोगे करने के लिए, तो उसको कैसे आप जान पाओगे कि हाँ, ये बंदा ये काम भी कर सकता है। लेकिन जब आप उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ डालोगे, वो ज़िम्मेदारियों का बोझ लेके चलेगा, उनको सही से सँभालेगा, तब तो आप समझ पाओगे कि हाँ, वो कितना मज़बूत है, कितने अच्छे से उस काम को कर सकता है। और उसका भी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो होगा, ठीक है ना? उसमें भी एकदम स्किल आ जाएगी, बहुत अच्छे से बहुत सारी स्किल्स आ जाएँगी और लाइक वो एक वेल ट्रेन्ड हो जाएगा, एक्सपीरियंस उसमें आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगी, क्रिएटिव हो जाएगा, वो डिसीज़न्स लेने लगेगा, तो डिसीज़न मेकर हो जाएगा, इंटेलिजेंस हो जाएगा और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर्स के लिए उनको एक डिसीज़न मेकर्स यानी कि उनको एक लीडर मिल जाएगा, ठीक है? लाइक बात करें अगर कोई लीडर हो या सुपीरियर हो, वो ऐसे ही नहीं बना दिया जाता, मैनेजर्स ऐसे नहीं बन जाते। वो पहले छोटे लेवल पे काम करते हैं, लोअर लेवल पे काम करते-करते चीज़ों को सीखते-सीखते आगे बढ़ते हैं, फिर प्रमोशंस लेते हैं, फिर जाके वो लीडर बनते हैं। तो इसी से जब आप उनको काम दोगे तो आपको बहुत ही अच्छे लीडर मिलेंगे क्योंकि क्योंकि जब आप उन लोगों को काम दोगे, तो वो बहुत ही अच्छे से काम करेंगे, ठीक है? जिससे कि आपको भी लीडर मिलेंगे, ठीक है? दूसरा है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। वही बात है कि जब आप लोगों को काम दोगे, वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, ठीक है? अपने सारे काम को बहुत अच्छे से करेंगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट है, उसको अपने फ्यूचर के लिए एक लीडर मिलने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें ये होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट है, उसको अपने सबॉर्डिनेट के टैलेंट के बारे में पता चलता है क्योंकि जब अगर आप किसी को काम ही नहीं दोगे, वो काम ही नहीं करेगा, तो आप कैसे उसके टैलेंट के बारे में जान पाओगे? जब आपको उसके टैलेंट के बारे में पता तब ही चलेगा, जब आप उसको कोई काम दोगे। वो काम अच्छे से करेगा, आपको रिपोर्ट आगे करेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, उसने काम अच्छे से किया। जब आप उसको कुछ काम ही नहीं दोगे, सिर्फ़ वो आप जो बोल रहे हो, सिर्फ़ वो वही कर रहा है, ना खुद से डिसीज़न्स ले रहा है, ना खुद से कुछ और चीज़ें सोच रहा है, तो ना उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, उसका जो है लाइक मोटिवेशन भी डाउन जाएगा और जो क्रिएटिविटी है वो भी धीरे-धीरे रिड्यूस होने लगेगी, ठीक है? तो यही होता है कि जब हम किसी को काम देते हैं तो हम अच्छा लीडर ढूँढ सकते हैं अपने लिए, ठीक है? अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए, ठीक है ना? तो यही होता है, आप देखो ना ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इनमें क्या होता है, पहले लोग उनके अंदर काम करते रहते हैं एज़ अ मेंबर, मेंबर की बात लेने लगते हैं, वो हर एक डिसीज़न्स में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, फिर उससे उनके जो हेड है उनको पता चलता है कि ये बंदा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। फिर उसको वो उठा के लेके आते हैं और कुछ एक बढ़िया-सा उनका जो है पद दे देते हैं, उनको लेवल दे देते हैं, ठीक है? फिर है क्विक डिसीज़न मेकिंग। इसमें डिसीज़न्स बहुत जल्दी क्विकली लिए जा सकते हैं बिकॉज़ इसमें सारा काम जो है सभी लोगों को दे दिया जाता है। हर एक सबऑर्डिनेट को बताया जाता है कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, ठीक है? और अपने हिसाब से तुम अपने डिसीज़न्स लो, अपने सारी तुम्हारे पास राइट्स हैं, पावर है, सब कुछ करो, ठीक है? तो इसमें जो है डिसीज़न्स बहुत जल्दी लिए जाते हैं क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लाइक उसमें वहाँ पर से स्केलर चेन फॉलो नहीं होता कि उसको इन्फॉर्मेशन दो, उसको इन्फॉर्मेशन दो, उसको इन्फॉर्मेशन दो, उसके बाद वो आपको बहुत देर बाद आंसर मिलेगा तब जाके डिसीज़न्स लोगे, नहीं। वहाँ पर तुरंत आदमी जो है, इंसान है, वो देखता है कि हाँ, यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है, वो खुद से डिसीज़न ले लेता है। तो डिसीज़न जल्दी मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो उतना लॉन्ग चैनल्स में नहीं जाते, ठीक है? सुपीरियर्स का सबॉर्डिनेट के ऊपर जो है कंट्रोल कम रहता है। सारा कुछ सबॉर्डिनेट खुद ही डिसीज़न्स लेते हैं, खुद ही जजमेंट्स करते हैं सारे कुछ। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो इससे क्या है, जो टॉप लेवल है उनको रिलीफ भी मिलता है, ठीक है? वो सारे काम जो है दे देते हैं तो उनके पास काम कम हो जाता है जिससे कि वो और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उन पर वो फ़ोकस कर सकते हैं, ठीक है? डिसीज़न्स बना सकते हैं, ठीक है, डिसीजंस ले सकते हैं, पॉलिसीज़ बना सकते हैं, ठीक है? ऑपरेशनल उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको देख सकते हैं। तो यानी कि वो टॉप लेवल का जो रिलीफ़ कम हो जाता है इससे कि वो और भी मेन एरियाज़ में फ़ोकस कर सकते हैं। यही तो था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। फिर फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ये भी होना ही है क्योंकि जब सभी के पास सब कुछ काम है, सभी लोग सही से काम कर रहे हैं, अपना-अपना डिसीजंस ले रहे हैं, गोल कंप्लीट हो गए तो ग्रोथ भी होगी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है? फिर बेटर कंट्रोल, कंट्रोल एक अच्छा बना रहता है बिकॉज़ यहाँ पर सुपीरियर कोई भी जो है किसी भी सुपीरियर के ऊपर इतना पावर नहीं होता। यहाँ पर है कि जो भी कंट्रोल है वो सारा कुछ सबॉर्डिनेट के हाथ में होता है, ठीक है? सुपीरियर के ऊपर इतना लाइक वो नहीं होता, अथॉरिटी नहीं होती कि आप कंट्रोल करो उस सबॉर्डिनेट को, ठीक है? तो यानी कि सबॉर्डिनेट ही सब कुछ होते हैं वहाँ पे। डिसीज़न भी वही करेंगे, पॉलिसी भी अपनी बना सकते हैं, किस तरह से काम को करना है, मेथड क्या होना चाहिए काम करने का, सारा कुछ वो खुद ही सोचते हैं। तो एक बढ़िया सा कंट्रोल रहता है, अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है किसी काम को करने के लिए, तो खुद ही वो डिसीज़न्स ले लेते हैं और जल्दी से उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसमें एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो सकता है। आप भी सोचेंगे डिसेंट्रलाइजेशन का भी मतलब है अथॉरिटी को देना, ट्रांसफ़र करना, लोगों को देना, शेयर करना, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का भी वही मतलब है, ठीक है। तो डेलीगेशन अथॉरिटी का नेचर क्या है? नेचर इसका ये है कि इट इज़ कंपल्सरी एक्ट बिकॉज़ नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क। ये कंपल्सरी है, ये ज़रूर होगा ही होगा, बिकॉज़ क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जगह हर एक इंसान हर काम नहीं कर सकता, ठीक है। हर एक काम जो है, सभी कामों को एक इंसान एक बार में खुद से नहीं कर सकता, उसको देना ही पड़ेगा कि उसको काम देगा, उसको काम देगा, तब सब सभी की रिपोर्ट लेके उस काम को कंप्लीट करवाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खुद ही सारे काम करेगा, नहीं कर सकता। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसलिए करा जाता है। बट इसका नेचर क्या है? इट इज़ एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। ये क्या है? ये एक ऑप्शनल है, ठीक है। ये पॉलिसी जो है उसको डिसाइड करके ये बनाया जाता है। अगर टॉप लेवल चाहता है डिसेंट्रलाइजेशन तो रखेगा, नहीं तो सेंट्रलाइजेशन रखेगा, ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये कंपल्सरी नहीं है, बट इट इज़ कंपल्सरी, ठीक है। मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर, इसमें क्या है कि सुपीरियर के पास ज़्यादा कंट्रोल होता है अपने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करने का, ऑब्जर्व करने का, ठीक है। बट लेस फ्रीडम टू टेक हिज ओन डिसीजंस, ठीक है। बट जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि वो खुद से डिसीजंस ले पाएँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर सुपीरियर सिर्फ थोड़ा ही काम देता है कि तुमको ये करना है, बस इतना ही राइट उन्होंने दिया है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, जो भी सुपीरियर्स हैं उनका कंट्रोल बहुत कम रहता है सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, ठीक है। हैज़ ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शंस, और सबऑर्डिनेट्स हैं उनके सभी के पास बहुत सारी फ्रीडम होती है कि डिसीजंस लेने के लिए, एक्शंस लेने के लिए, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में सुपीरियर्स का कम कंट्रोल रहता है सबऑर्डिनेट के ऊपर, ठीक है। सबऑर्डिनेट वहाँ पर कुछ भी कर सकते, बट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सबऑर्डिनेट्स कम काम करते हैं, बट जो है कंट्रोल पूरा सुपीरियर का रहता है, ठीक है ना। फिर इट इज़ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये किसका रिजल्ट है? ये आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से लाया जाता है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? स्पेशलाइजेशन। हेनरी फ्योल ने बोला ना फर्स्ट प्रिंसिपल, आपको याद है ना? नहीं याद होगा, मुझे पता है। अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन आना, ठीक है ना। यानी कि उसमें ये एक उन्होंने अलग बना दिया है, इन्होंने प्रिंसिपल बना के अपना रखा है कि हाँ भाई, हमको काम को बांटना है जिससे कि जो लोग हैं उनमें एक्सपीरियंस आए, वेल ट्रेंड हों, वेल उनमें स्किल्स हों, ठीक है, नॉलेज हो, एबिलिटी हो काम करने की, ज़िम्मेदारियाँ संभाल सकें, और वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलिस्ट बन सकें, ठीक है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन। ये एक पॉलिसी है जो भी डिसाइड करता है कौन? टॉप लेवल की, हाँ भाई इसको रखें ना रखें, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, बट डिसेंट्रलाइजेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो डिसेंट्रलाइजेशन भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं आता, ठीक है। ये छोटा टर्म है, बट ये एक बड़ा टर्म है, बिकॉज ये जो है टॉप लेवल टू लोअर सभी में चलता है। बट नैरो, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नैरो इसलिए है बिकॉज अगर प्रोडक्शन मैनेजर चाहता है कि अपना काम वो थोड़ा बहुत फॉरमैन को दे तो देगा, फॉरमैन चाहता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को दे तो देगा, लेकिन सेल मैनेजर नहीं चाह रहा, वो खुद से ही सारा काम कर रहा है, मार्केटिंग मैनेजर खुद से ही कर रहा है, सिर्फ ऑर्डर्स दे रहा है, ठीक है ना। तो ये एक नैरो स्कोप है, ठीक है, बट ये एक वाइड स्कोप है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन पूरा चलता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब जब काम सभी को दे दिया गया है सभी, तो वही तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। जब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन एक बड़ा है, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आता है, टॉप लेवल सारा काम देता है सभी लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन में। तो जब काम दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है, तो वही तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना। पर्पज़ क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का? पर्पज़ है कि रिडक्शन ऑफ वर्कलोड, जो भी वर्कलोड है हायर लेवल्स का उनका कम हो जाए, इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ये पर्पज़ है, रखा जाता है ये, ठीक है। बट इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इज एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये है कि सभी डिसेंट्रलाइजेशन में ये है कि हमारे जो भी लोग हैं, सबऑर्डिनेट हैं, जो भी लोग हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉई हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ राइट हो, पावर हो, जिससे कि वो अपने आप को डेवलप कर सके फ्यूचर के लिए। बट इसमें क्या है? इसमें सिर्फ इतना ही है कि अगर मेरे सर पे कुछ मेरा ज़्यादा लोड आ रहा है तो मैंने अपने बंदे को दे दिया, ठीक है। अगर मेरे पे कम लोड है, जैसे सेल्स मैनेजर है, उसके सर पे उतना लोड नहीं है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट को काम नहीं देगा। लेकिन अगर वही बात करें डिसेंट्रलाइजेशन में, तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि हाँ, सभी के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में
इसमें क्या चलता है कि जो सुपीरियर होता है वो सिर्फ अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को ही काम देता है, बट इसमें हर जगह देता है, ठीक है। हर इंसान के पास अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो गाइज यही था हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमारा इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे जो हमारा स्टाफिंग, उसकी बाद डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और इससे पहले वाली भी, और सारी अब तक जितने आपने पढ़ी हैं सभी कुछ आपको सही से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, आप क्वेश्चन करना, जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप बताना, आंसर्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगी हो तो आप लाइक भी कर देना, प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, जो कि है स्टाफिंग क्या होता है, ठीक है। अब तक हमने प्लान कर लिया, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर लिया, यानी कि प्लानिंग कर ली, करना क्या है, कामों को डिवाइड कर लिया कि कौन किस किस तरह से किस कामों को करेगा, अब लोगों को लेके आएंगे, दैट इज द स्टाफिंग। तो हम लोग वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।